हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो अगला टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक तत्व। देखिए, सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है इसके लिए सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से जो है इसका जिम्मेवार है। कहते हैं सांस्कृतिक तत्व से हमारा मतलब प्रमुख रूप से विचार, ज्ञान, मूल्य और मूल्य से विश्वास, आविष्कार तथा विनिमय से है। यानी यहाँ पर साफ शब्दों में देखा गया है कि सांस्कृतिक तत्व का मतलब वही हुआ कि हमारे समाज में किन किन कारणों से बदलाव हुआ है। कहते हैं संस्कृति आविष्कारों और खोजों के आधार पर प्रदान करती है। यानी संस्कृति जो होती है, जो हमारा आविष्कार हमने किया है, तो वो सभी चीज़ों ने जो है हमारे हर एक पक्ष को बिल्कुल ही परिवर्तन करके रख दिया है। कहते हैं कि सामाजिक प्रथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है नैतिक मूल्य से बनती है। सामाजिक मूल्य के द्वारा जीवन मूल्य अथवा विश्वासों में सदैव ही घटित कोई भी परिवर्तन जो है सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित सदैव करता है। इसका उदाहरण यह है कि भारत में एकल परिवार की वृद्धि ने जो है पारिवारिक प्रणाली को विशेष रूप से बदल दिया है। यानी यहाँ पर पारिवारिक प्रणाली देखने को अगर आपको लगेगा तो बहुत ज़रूरी है। इसका मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है कि यहाँ पर परिवार किस प्रकार का था और इसका बदलते हुए रूप के कारण क्या है। अब पहले के समय में जो था संयुक्त परिवार हुआ करता था, लेकिन आज क्या हो गया है, एकल परिवार की वृद्धि काफ़ी होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति पुराने विचारधारा के थे उनको ज्ञान जो है आने वाली पीढ़ी को प्राप्त नहीं हो रही है। और आने वाली पीढ़ी ये समझती है कि आधुनिकता में ही उनकी भलाई है, मोबाइल से सारे कार्य करना ही उनका दायित्व रह गया है। लेकिन कहते हैं ये सब चीज़ों का जो है सिर्फ हमें आवश्यकताओं के लिए उपयोग करना ही सर्वदा उचित होगा। तो ये बहुत बड़ी जो है यहाँ पर विडंबना बन गई है। कहते हैं धीरे धीरे जो है सम्मिलित परिवार की प्रथा विच्छेदित होती गई है और इससे परिवार में पारंपरिक संबंध बदलते गए हैं। आज जो संबंध है प्रत्येक व्यक्तियों का सभी समाजों में बदल गया है। इसका कारण कहीं ना कहीं जो है औद्योगिकरण ही है और बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। आज प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने परिवार के साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन ये कई मायने में गलत है और ये समाज कभी भी ऐसे चलना संभव नहीं है। नए सामाजिक मूल्य और विश्वासों के द्वारा भी सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी अगर हम देखें तो कहते हैं अगर नया मूल्य है, नया सामाजिक विचारधारा है, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी जो है समाज बदल गया है। पुराने और नए जीवन मूल्य के बीच संघर्ष जो है पूर्णतः एक जीवन मूल्य प्रणाली निर्माण का जो है मार्ग जो है प्रशस्त हो जाता है। अगर आप देखोगे तो पुराने और नए मूल्य में हमेशा ही संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप परिवार में ही रहते होंगे, आपके माता पिता कुछ बोलते होंगे तो आप सदैव उस बात को खंडन करते होगे। तो ये जो है पुराने और नए विचारधारा है उनमें बहुत ही संघर्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि कहते हैं नए वाले जो है अपने आप को महान कह रहे हैं और पुराने वाले भी अपनी महानता छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसमें जो अगर आप प्लस टू के देखोगे कि यहाँ पर जो है NIS बोर्ड वाले क्लास के एक चैप्टर है हिंदी का, गिट्टी और पीढ़ी, यानी इसमें सारी बातें इसी बात पे दर्शाया भी गया था कि कैसे जो है पुरानी पीढ़ी अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहती है और नई पीढ़ी जो है उनको स्थान देना नहीं चाहती है। तो कुछ हद तक यही बात जो है यहाँ पर उजागर हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जो नए जीवन मूल्य के बीच और पुराने के बीच सदैव ही संघर्ष देखने को मिलेगा। उदाहरण भारत में मुगलों के शासन में सूफियों ने हिंदी में लिखना आरंभ किया था। इसे हिंदी साहित्य का विकास हुआ और हिंदी और फारसी संस्करण प्रजाति के रूप में उर्दू उत्पन्न हुई। इस नई भाषा में अरबी के भी शब्द जो है घुल मिल गए। मुगल साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के मिले जुले रूप में जो है दिन ए इलाही नाम का विचार को जो है राज्य धर्म के रूप में चलाया। इसके अलावा हिंदू और मुसलमान दोनों शासकों ने साक्षरता का महत्व समझा और दोनों समुदाय के लोगों में निहित कलात्मक क्षमताओं को पहचाना भी। तो ये कोई दो विचारधारा नहीं है, इसमें साफ शब्दों में यही बात बताने की कोशिश किया गया है कि जब मुगल काल थी तो मुगल काल में सिर्फ हिंदी शब्दों का ही बोलबाला था, लेकिन जब यहाँ पर मुगलों ने ये देखा कि ये हिंदी तो सिर्फ हिंदू के लिए ही रिप्रेजेंट होता है, तो उन्होंने एक नया भाषा का उपयोग किया जिसको उर्दू कहा गया। ठीक है, इसमें जो है सभी भाषाओं का समावेश रखा गया।
तो कहते हैं हर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए कोई ना कोई जो है वो प्रयत्न सदैव करते रहते हैं। इसका प्रभाव राजनीतिक में भी देखने को मिलता है कि हर पार्टी अपना जीत को जो है दबदबा बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करती है, चाहे उनको किसी प्रकार का भी जो है कूटनीति का उपयोग करना पड़ जाए, चाहे सांप्रदायिक दंगा भी क्यों न करवाना पड़ जाए, वो हर तरह के जो है प्रपंच अपनाते हैं और देश को जो है खोखला करते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं हर कोई जो है अपने आप को महान कहने के चक्कर में लगे हुए हैं। इस्लाम के उपदेशों ने जो है कबीर और नानक को भारी प्रभावित किया था। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन लाने में संस्कृति तत्व की भूमिका पर सदैव विचार भी किया था। एक और वो धर्म और सामाजिक ढांचे के बीच अंतर संबंधों को संस्कृति के एक पहलू के रूप में मानते थे, तो दूसरी ओर विभिन्न धर्मों को आचार संहिता और उनकी आर्थिक प्रणाली के प्राकृतिक प्रभाव का विश्लेषण भी करते थे। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कबीर जी के और गुरु नानक देव जी के। इन्होंने सदैव ही प्रकृति को ही सर्वदा उचित माना और इनका विचारधारा था कि सभी को लेकर चलना और आचार संहिता को जो है आर्थिक प्रणाली को प्रभाव का विश्लेषण करना सर्वदा उचित रहेगा। एक निष्कर्ष यह है कि हिंदू, बौद्ध और इस्लाम धर्म की प्रचार संहिताओं ने उस आवश्यक जो है गुणवत्ता तथा जो है समझ का विकास नहीं किया जिसकी पूंजीवादी का विकास के लिए आवश्यक थी। यानी पूंजीवादी ने काफ़ी विकास करने के लिए जो बातें थी वो पूरी तरह से निहित नहीं हो सकी। इन धर्मों से संबंधित संस्कृति परलोक प्राप्ति के बारे में अधिक ध्यान देती है। यानी अगर देखा जाए हिंदू, बौद्ध, इस्लाम धर्म तो सबके सब एक ही संस्कृति पर जो है अपना विचारधारा रखते हैं कि हमें परलोक कैसे प्राप्त होगा, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। उन्होंने आर्थिक विकास और भौतिक उपलब्धियों पर बल नहीं दिया। यानी देखा जाए तो अगर हिंदू देखो, बौद्ध देखो, इस्लाम देखो, सबका यही विचारधारा थी कि हम कैसे जो है परलोक को प्राप्त करेंगे, कैसे हमें मोक्ष मिलेगी। लेकिन उन्होंने कभी भी आर्थिक विकास और भौतिक उपलब्धियों पर कभी बल न दिया, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो पीछे ही रह गई। इस विपरीत जो है प्रोटेस्टेंट मत की आचार संहिता ने सही संसार सार है पहले पर, यानी यही संसार सार है कि पहले पर बल दिया। जैसे यह कि व्यक्ति इस संसार में रहते हुए परिश्रम करना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए, उसे व्यापार में लगाना चाहिए, समय का मूल्य समझना चाहिए और उपलब्ध मूलक लक्ष्यों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन्हीं बलों पर इन्होंने सदैव ही ध्यान दिया। पश्चिमी यूरोपों में प्रोटेस्टेंट विचारधारा में निहित इन जो है जीवन मूल्य ने पूंजीवादी भावनाओं को मार्ग दिखाया। इस भांति हमारे धार्मिक विश्वास और हमारी संस्थाओं के स्वरूप पर पड़ने वाले उनके प्रभावों के बीच एक अंत संबंध जो है स्पष्ट दिखाई देने लगा। यानी देखा जाए तो विदेशी लोगों ने इन विचारधाराओं को कभी भी आगे नहीं रखा। उनका विचारधारा था कि सदैव हम पूंजीवादी कैसे बने और कैसे अपने देश को आगे से आगे बढ़ाएं। तो कहते हैं हर देश, हर जगह का अपना जो है प्रोटेस्टेंट विचारधारा होती है और इन्हीं विचारधाराओं से वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो तभी तो हमारा देश इतना पीछे रह गया, क्योंकि हमारा देश में जो है सभी लोगों का एक ही विचारधारा होता है कि हमें कैसे मोक्ष मिलेगी, कैसे हमें जन्नत प्राप्त होगी। और इसी चक्कर में जो है अपनी जो वास्तविक उद्देश्य होता है जीवन का, वो उनका पीछे रह जाता है। विभिन्न समाजों के बीच सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन सदैव घटित होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विभिन्न समाजों के बीच सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन होना एक स्वाभाविक सी बात है। सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण यांत्रिक प्रक्रियाएं होती है। एक समाज दूसरे समाज की संस्कृति विशेषताओं के लंबे संपर्कों के माध्यम से अपना लेते हैं। मान लीजिए आप अगर अमेरिका में कुछ समय के लिए रहते हो तो वहाँ के बहुत सारे विचारधारा जो है अपना लोगे। चाहे अमेरिका के लोग अगर इंडिया में कुछ समय रहते हैं तो उनका जो है काफ़ी जो है यहाँ की संस्कृति उनको प्रभावित कर सकता है। जैसे कि यात्रा, व्यापार और वाणिज्य तथा कुछ जो है अचानक घटित घटनाओं जैसे कि युद्ध, जहाँ नई और अभी तक जो है गुप्त रही तकनीकी स्वैत भेद खोल देती है। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो जो कि हमारे जो है समाज में निहित होती है। सांस्कृतिक विचारधाराओं और नवीन प्रौद्योगिकी उस समय अर्दान की जाती है और अपनाई जाती है जब समाजों को लगता है कि उन्हें एक कमी अथवा एक अनुभूति आवश्यकता की पूर्ति करती हो। आधुनिक बनने की कोशिश में विकासशील देशों और समाजों द्वारा विकसित समाजों के संस्कृति तत्वों को अपनाया जाना आम तौर पर देखने में आता है।
कहते हैं संस्कृति तत्व का प्रसार दो या दो से अधिक यानी ज़्यादा संस्कृति के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्क और अंतर्क्रियाओं से भी होती है। यानी अगर हम किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क में जाएं तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है आप में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसे यूनानी जो है मुस्लिम और जो ब्रिटिश लोगों के साथ लगातार संपर्क के कारण भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन भली भांति देखा जा सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर देखिएगा तो जो है विदेशों का प्रभाव हमारे भारतीय समाज पर बहुत अधिक पड़ा है और सबके सब जो है विदेशी रहन सहन को ही अपना जो है दायित्व और अपना उद्देश्य मान के बैठ गए हैं और हमारी संस्कृति जो है कहीं हद तक जो है विलुप्त होती चली जा रही है। भारतीय संगीत और वास्तुकला इससे जो है कहते हैं इस्लाम ने से भारी प्रभावित हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो भारतीय संगीत और वास्तुकला इस्लाम ने इसको काफ़ी प्रभावित किया है। फारसी संगीत के प्रभाव ने ख्याल जैसे नया राग और तबला और सितारे जैसे वाद्य यंत्र विकसित कर दिए हैं। वास्तुकला में इंडो चाणक्य जो है शैली चल पड़ा है जिसमें खुली जगह के अंतकक्ष, बड़े बड़े गुंबद और मेहराब और मीनारें होती है। हिंदुओं के रहस्यवाद को जो है सूफी मत गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, जबकि इस्लाम के विचारों में एकेश्वरवाद ने भारतीय समाज को काफ़ी प्रभावित किया है, विशेष रूप से भक्ति आंदोलन के जो है प्रवक्ता को जैसे कबीर दास को। यानी कहते हैं इन चीज़ों ने काफ़ी जो है हमारे देश की संस्कृति को प्रभाव डाला है और इसका प्रभाव देखने को भी मिल रहा है। कहते हैं सामाजिक प्रसार जो है संचार माध्यम के द्वारा भी होता है, क्योंकि वह बड़े ही जन समुदाय तक जो है सूचनाओं का प्रसारण कार्य करते भी है। यानी देखा जाए तो कहते हैं जन संचार आज सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। कोई भी घटना, कोई भी चीज़ होती है, हम प्रत्यक्ष रूप से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है जन संचार जो है बहुत बड़ा क्रांति के रूप में जो है सामाजिक जीवन को बदलने में अपना अग्रसर कार्य भी किया है। इसे परिवर्तन की प्रक्रिया में एक जो है संस्कृति तत्व को सदुचित लोगों में फैलाकर गतिशील बनाया है। यानी बहुत से ऐसी संस्कृति थी जिससे हम अनभिज्ञ थे, लेकिन आज जो है जन संचार के माध्यमों ने हमें उन सारी संस्कृतियों से अवगत करा दिया जिससे हम अनजान थे। इस प्रकार संस्कृति आधुनिकता ने प्रतिफलित हुई है, यानी ये हर क्षेत्र में जो है अपना दबदबा बनाने में प्रगतिशील हुई है। क्योंकि आज देखिए कोई भी अगर आप संस्कृति रिसर्च करना चाहते हो मोबाइलों में, तो वो संस्कृति आपको जो है मोबाइल में सफस दिख जाती है और ये सारे जो है विजुअल रूप में होती है और इसको आप देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो। तो कहते हैं जनसंचार ने आज जो है क्रांतिकारी विचारधारा लाने में अपना जो है काफ़ी योगदान दिया है। इस संश्लेषण का परिणाम एक ऐसी नई प्रकार की संस्कृति का उदय हुआ है जिसमें वर्तमान और परंपरागत दोनों तत्व मौजूद हैं। यानी देखा जाए तो ऐसी संस्कृति बन गया है जिसमें पहले के समय के और आज के समय के ऐसे जो है मिले हुए हैं। तो ये काफ़ी जो है बदलने के लिए जो है पर्याप्त था। कहते हैं लोकगीत और पश्चिमी संगीत दोनों से एक नए प्रकार के लोकप्रिय मिला जुला संगीत पैदा हुआ है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर हम कहते हैं संगीत की ही बात करें तो आज संगीत जो होती है पुराने जैसा नहीं होता है। पुराने को अगर सुनिएगा तो आपका मन चित्त जो होगा शांत हो जाएगा, लेकिन आज अगर आप सुनिएगा तो उसमें जो है शोर शराबा और कुछ भी रह नहीं गया शेष। यानी आज लोगों को सिर्फ शोर शराबा ही काफ़ी उचित लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन पुराने समय के व्यक्ति जो थे ऐसे गानों को कभी भी पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि उनका विचारधारा था कि संगीत मन को जो है शांत करता है और हमें जो है नई ताजगी देती है। लेकिन लोगों में कहते हैं कैसे विचारधारा चेंज हुआ है, इसका तो समय ही जिम्मेवार हो सकता है। यह जानना काफ़ी रोचक है कि संस्कृति विस्तार ने बड़ी तेज़ी से लोगों के भौतिक जीवन को बदल के रख दिया है। तो अब भौतिक जो है पहलू जैसे धर्म, आदर्श, विचारधारा और विश्वास में बदलाव की गति धीमी रही है। यानी बहुत से हमारे जीवन के चीज़ों को जो है भौतिक चीज़ों को बदल के रखा है, लेकिन कुछ पहलुओं को अभी तक भी बहुत ही कम गति से बदल रही है। जैसे धर्म, आदर, विचारधारा, विश्वास जो है बहुत ही धीमी गति से चल रही है। इस प्रक्रम को संस्कृति पिछड़ापन कहा जाता है। यानी इसी को ही दोस्तों क्या कहते हैं, हम संस्कृति पिछड़ापन कहते हैं। जब अभौतिक संस्कृति शीघ्रता से जो है भौतिक परिवर्तन से तालमेल नहीं रख पाती है तो दोनों में एक जो है बिछड़ापन घटित होती है। यानी बिछड़ापन संस्कृति का अर्थ यही होता है कि भौतिक परिवर्तन के तालमेल रखने के लिए जो अभौतिक संस्कृति है, ठीक है, उसमें तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तालमेल नहीं बैठा पाती है तो दोनों में एक बिछड़ापन
घटित होती है, यानी पिछड़ापन संस्कृति देखने को मिलता है। तो ये परिभाषा के रूप में भी हो सकता है। आधुनिक समाज में जहाँ जीवन के भौतिक पहलू संस्कृतियों के अभौतिक पहलुओं की अपेक्षा अधिक तेजी चाल से बदले हैं, तालमेल की समस्या को इस धारणा के द्वारा समझाया भी जा सकता है। अभी समाजों को इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक ये तालमेल नहीं बैठेगा कोई भी संस्कृति जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि कहते हैं दो विचारधारा कभी एक नहीं हो सकता है। अगर इसमें समावेश न हो तो कोई ना कोई विचारधारा जो होती है सदैव के लिए अंत अवश्य हो जाती है। जो समाज संस्कृति के अभौतिक पहलुओं भौतिक पहलुओं का शांति और सामाजिक जो है समरता की और बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, वो दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रगति करते देखे गए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इसका अमेरिका का एग्जाम्पल ले तो अमेरिका के समाज जो है काफ़ी आगे बढ़ इसलिए गया है क्योंकि हर एक पहलुओं पर उन्होंने विचारधारा रखा है और हर एक पहलुओं को ही अपना रहा है। कहते हैं हम जिन चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं, अमेरिका जो है विदेश वाले उसको अपना रहे हैं। तो वो अपना क्यों रहे? क्योंकि इसमें उनको बहुत कुछ अच्छाई दिख रहा है, बहुत कुछ जो है अच्छी विचारधारा दिख रही है, इसलिए वो लोग जो है काफ़ी कुछ उनका बदलता हुआ जा रहा है। कहते हैं पहले के समय में अमेरिका में जो है तो होता था शादी ब्याह का इतना प्रावधान नहीं होता था, क्योंकि वो लोग जो होते थे कहते थे कि शादी करने से तलाक होती है और लोग बिछड़ जाते हैं, इसलिए वो लोग मित्र बन के एक ही जो है रूम में रहते थे और अपना जीवन जो है संभोग भी करते थे। लेकिन अब उनका विचारधारा इससे अलग होता जा रहा है। आज जो है अमेरिका में भी देखा जाए तो वो लोग घर बसाना चाहते हैं, एक परिवार बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये विचारधारा जो है अमेरिका में जन्म ले लिया, विदेशों में जन्म लिया है, और ये सारी विचारधारा हमारे देश भारत का था। लेकिन आज भारत के जो है नौजवान ये विचार सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि उनको जो है शादी ब्याह से हमें अलग रहना है, हमें किसी के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाना है और उनको अलग कर देना है। तो आज जितना पुराने जगह पे हमें देखने को मिलता था, जो हमें अमेरिका में देखने को मिलता था, वो सारी विचारधारा आज हमें भारत में भी देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं सारी संस्कृति के प्रतिमान जो है बदलते ही चले जा रहे हैं। कहते हैं इससे ये होता है कि जो समाज संस्कृति अभौतिक पहलुओं को करते सदैव वही जो है आगे बढ़ने में अग्रसर होते हैं। समाजीय परिवर्तन के राजनीतिक कारक, हमारा अगला टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम समाजीय परिवर्तन के राजनीतिक कारक के विषय में जो है हम यहाँ चर्चा करेंगे। इस पार्ट में हम समाजीय परिवर्तन लाने में राज्य और विधान की भूमिका काफ़ी हमने करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि इन राजनीतिक कारकों में कौन कौन से फैक्टर है जो इसको परिवर्तन करने के लिए अग्रसर है। कहते हैं विधि या कानून समाज में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के एक उपकरण का कार्य सदैव करती है, क्योंकि कानून जो है राज्य द्वारा समर्थित होती है और प्राकृतिक सबल यानी बलपूर्वक लागू की जाने वाली होती है। अंत व्यक्ति उसको जो है अनुकूल चलाता है। तो यही बात यहाँ जरूरी है कि कोई भी कानून रूल रेगुलेशन लागू होता है तो वो सख्ती से होती है, और इसी राजनीतिक के कारण ही ये आगे बढ़ भी पाती है। अगर हम यहाँ बात करें पहले पॉइंट के, तो इसमें यही बात दर्शाया गया है कि कानून व्यक्तियों के विभिन्न समूह और उनकी विविध संस्कृति और व्यवहारिक जो है पद्धतियों के बीच एक विशेष सीमा तक व्यवहार की समानता सुनिश्चित करती है। यानी कानून ही है जो व्यक्तियों में व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है, और इसी से व्यक्ति जो है अपना व्यवहार भी करते हैं। दूसरी बात यही बताती है कि विविध या कानूनी सामाजिक बुराइयों का दमन करने और समाज के छोटे और कमज़ोर वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की भी व्यवस्था यहाँ करता है। भारत में कानून समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा सदैव करती है। कानून महिलाएं, बच्चे तथा समाज के अन्य सुविधाएं वंचित वर्गों को हितों की रक्षा भी करती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं, कानूनी सामाजिक बुराई का दमन करती है, और बहुत से जो है पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे समाज के कोई बुजुर्ग हो, सबको जो है सुरक्षा प्रदान करता हो। चाहे वो अनुसूचित जनजाति क्यों ना हो, उनको भी जो है कानून संरक्षण देती है। तो कानून जो है किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए बहुत ही जो है ज़रूरी प्रतिनिधित्व निभाता है। अगर हम बात करें तीसरी पॉइंट की, तो यही बात यहाँ दर्शाया है कि कानून समाज की क्रियाओं को जो है पुनर्निर्माण का कार्य सदैव करती है। यानी समाज की कोई भी कार्य हो या कानून हो तो उसको पुण्य निर्माण करने के लिए अग्रसर भी होती है। वो बहुत पुरानी रूढ़ियों, रीति रिवाजों को जो समाज की स्थिरता और प्रगति में बाधक या प्रतिकूल समझी जाती थी, बदलने का सदैव प्रयत्न करता है। इस प्रकार जो है
1829 ईस्वी में सती प्रथा बंद करने का कानून बनाया गया था, क्योंकि ये समाज के लिए जो था बहुत ही दुखदायक परिस्थिति थी। कहते हैं इसकी एक सदी बाद जो है दूसरा कानून बनाया गया, जिसके अनुसार शादी के लिए लड़कों का कम से कम उम्र जो था 18 साल और लड़की का उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके बाद फिर एक दूसरे कानून में दहेज लेने और दहेज देने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की एक टिप्पणी के अनुसार छुआछूत को समाप्त कर दिया गया और आज अछूत या अदृश्यता की प्रथा कारागार की सजा को योग्य दंडनीय अपराध बना दिया गया। तो कहते हैं कानून बहुत ही ज़रूरी होता है। कानून अगर नहीं होता तो शायद सती प्रथा के जो है रूल रेगुलेशन को जो है बंद करना संभव नहीं था। जहां पर अगर 18 साल उस समय लड़कों का उम्र बताई गई थी, लड़कियों के 14 साल, तो वो नहीं बनाई जाती। आज जो है ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अगर आज देखा जाए तो लड़की का उम्र 18 साल और लड़के का 21 साल निर्धारित की गई है। तो कहते हैं सारे के सारे अनुच्छेद जो होते हैं समय के साथ कानूनी रूप धारण कर लेते हैं और ये किसी भी समाज के लिए सर्वदा उचित ही होती है। जब कानून और समाज की प्रथाएं परंपरा विरोधी हो तो कानून को समाज में परिवर्तन के एक उदाहरण के रूप में कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता और पुण्य अधिकार होता है। फिर भी कोई भी कानून अकेले ही समाजी बदलाव या सुधार नहीं ला सकता है। उसे समाज के वर्गों और विशेष रूप से जन समुदाय से भी पुण्य समर्थन और सहयोग प्राप्त करना होता है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि देखिए कानून अकेले ही समाज बदलाव या सुधार नहीं कर सकता। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो है महत्वपूर्ण भागीदारी होनी जरूरी है। उसे समाज के वर्गों और विशेष रूप से जन समुदाय से पुण्य समर्थन और सहयोग भी जरूरी होता है। कहते हैं सरकार तो कानून बना देती है, जो सही होता है उसको लगा देती है, लेकिन इस कानूनों को जो है चलना और पालन करना समाजों पर निर्भर करता है। अगर समाज उसको सही रूप ढंग से लेकर चलती है, अगर सही ढंग से उसको मानती है, तभी जाके वो कानून रूल रेगुलेशन जो है सही मानने में अपना प्रभाव दिखाती है। नहीं तो प्रभाव नहीं हो पाता है और ये कानून जो है लागू भी नहीं हो पाता है। कहते हैं जनमत परिवर्तन का प्रबल जरिया होता है। तभी तो आप देखोगे कि भारत जो है प्रजातंत्र देश बनाया गया है, जहाँ पर जनता की मत जो है बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ रखता है और जनता ही अपना प्रतिनिधि भी चुनती है। कानून अकेले परंपराओं और रूढ़ियों की विद्यमान प्रणाली को नहीं बदल सकता है। यही कारण है कि सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और अदृश्यता जैसी बुराइयां पर प्रतिबंध के लिए कानून होते हुए भी वे अभी भी हमारे देश में जड़ जमाए हुए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जनता जब तक इस चीज़ों को नहीं समझेगी, सरकार के द्वारा बनाया हुआ नियम भी फेल हो जाती है। क्योंकि जब तक हम अपने समाज में इन बातों को नहीं गलत ठहराते हैं, तब तक ये जो है हमारे समाजों में अपना जड़ जमा ही रखती है। सरकार भी क्या करती है, रूल रेगुलेशन पास कर देती है दिखाने के लिए, लेकिन इसमें सख्ती नहीं बरतती है, क्योंकि उनको सबसे बड़ा प्रिय तो होता है उनका वोटिंग। कहते हैं और कोई समुदाय को अगर हम दुख पहुंचाते हैं तो उनको वोटिंग जो है लिस्ट कम जाती है, तो इसलिए वो किसी भी समुदाय के लिए कठोर से कठोर रूल रेगुलेशन बनाने में सक्षम नहीं हो पाती है। कहते हैं ये सारी चीज़ें जो होती है इन सीमाओं से होते हुए भी कानून समाज में समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार लाने का प्रभावशाली साधन आज भी है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहते हैं ये कानून जो होती है कभी कभी प्रभावशाली भी होती है और कानून न रहे तो लोग जो है गलत रास्तों पे भी चलने के लिए अग्रसर हो जाती है। कहते हैं समाज शास्त्रों ने कानून के निम्नलिखित कार्य दर्शाए गए हैं। यहाँ पर जो है कुछ कार्य दर्शाए गए हैं जो कि समाजशास्त्रियों ने इन कानून का रूप दिया था। तो इसमें से पहला जो था परिवर्तन का प्रदर्शक, दूसरा था परिवर्तन का प्रवर्तक और परिवर्तन का समर्थक। कहते हैं चुनाव अथवा निर्वाचन की भूमिका क्या है। कानून के अलावा जो है वोट देने का अधिकार और चुनाव की भूमिका भी सामाजिक परिवर्तन के जो है महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं। वोट देने का अधिकार लोगों को उनके मामलों में रुचि बढ़ाता है और यह जन समुदाय को शिक्षा देने की महत्वपूर्ण साधन भी है। राजनीतिक दल और उसके नेता इसे अपने मतदाताओं को महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक मसलों पर शिक्षित करने का एक सुअवसर बना लेते हैं। इसके अलावा इसे नागरिकों में स्वाभिमान और उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो निर्वाचन स्वयं विविध मसले पैदा कर देती है, जिसके द्वारा गाँव, राज्य और संपूर्ण देश की समस्याओं, सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित लक्ष्य और उद्देश्य को उजागर किया जाता है। शासक और शासकों के बीच चुनाव यानी निर्वाचन एक राजनीतिक संवाद कार्य भी करते हैं। वह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा शासक लोगों के मांगों को प्रति
सचेत हो उठते हैं। निर्वाचक और निर्वाचित के बीच यह जो शत्रुफरा जागृत और संवाद सामाजिक परिवर्तन को दिशा सदैव दिखाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ गई है, जो हमारे लिए ज़रूरी भी है और कहते हैं हर एक व्यक्ति का ये दायित्व भी बन जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर ही मोबाइल में सेव कर लो, नहीं तो आगे का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा।